अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मुकम्मल करने के बाद उम्मीद है कि उसमें से किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आज हमने शुरू करना है कैश बजट। इसमें से भी अक्सर और बेशतर एक क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जामिनेशन में आ जाता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, चैप्टर का नाम कैश बजट है। इसमें स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले देखना है बजट को, कि बजट कहते किसको हैं। उसके बाद फिर कैश बजट को देखेंगे। कैश बजट क्या चीज है, कैश फ्लोज देखे जाएंगे। कैश फ्लोज के बाद उसके एग्जाम देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे कि बिजनेस में जो कैश रिसीट्स हैं या कलेक्शंस, उनके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। और उसके बाद फिर मोड्स ऑफ पेमेंट्स या डिसबर्समेंट्स देखने के बाद फिर देखेंगे कि कैश बजट तैयार हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बजट अक्सर और बेशतर यानी काफ़ी दफ़ा हर साल इवन के रोज़ाना ही मार्च के बाद हम बजट और बजट के ऊपर डिबेट सुनते रहते हैं। ये समझ लें कि जैसे हम नगमे सुनते हैं, गाने सुनते हैं, वैसे बजट के बारे में भी सुना जाता है। बजट एक्चुअली क्या है? एस्टिमेशन है एक मखसूस टाइम पीरियड की। वो मखसूस टाइम पीरियड साल भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो जब हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अपने एक मखसूस टाइम पीरियड के इनकम का और अपने मखसूस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस का। ये जो एस्टिमेशन किया जा रहा है ना, एक मखसूस टाइम पीरियड के इनकम्स का और एक मखसूस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस का, इस एस्टिमेशन को हम नाम देते हैं बजट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट एक्चुअली इनकम और अखराजात का एस्टिमेशन है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट्स जब हम ये एस्टिमेशन करते हैं ना, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारी इनकम हमारे अखराजात से एक्सेसिव होगी। अगर तो इनकम एक्सेसिव है तो फिर हम बजट को नाम देते हैं सरप्लस बजट का, कि हमारा बजट क्या है, सरप्लस है। मतलब इनकम ज्यादा है, अखराजात कम है। और अगर सिचुएशन इसके बिल्कुल अपोजिट हो, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो बजट को हम नाम देते हैं डेफिसिट का, बजट डेफिसिट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स दो चीज़ों में जो सबसे कॉमन है वो यही है, या तो बजट सरप्लस होगा या फिर बजट डेफिसिट होगा। स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर तो हमारा बजट सरप्लस में आता है, मतलब इनकम ज़्यादा है, अखराजात कम है, तो जितना भी बजट सरप्लस होगा हम क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारा जो सरप्लस आ रहा है हमारे ऊपर बर्डन ना रहे, बल्कि किसी मुफीद काम में इस्तेमाल हो जाए। और मुफीद काम में इस्तेमाल होने के बाद या मुफीद काम में इस्तेमाल होने की वजह से हमारा एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाए। और अगर बजट डेफिसिट है तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा बजट डेफिसिट में जा रहा है, हमारे अखराजात पोस्टपोन नहीं होंगे, हमने पूरे करने ही करने हैं। ज़रूरतें रहती हैं, उनको पूरा हमने करना ही है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, उन अखराजात को पूरा करने के लिए जो डेफिसिट की वजह से नहीं हो सके, फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। या तो हम बोरोइंग्स करेंगे मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट सेल आउट करके फंड रेजिंग करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एड्स लेंगे लोगों से, ताकि वो जो अखराजात फ़िलहाल पूरे नहीं हो सके डेफिसिट की वजह से, पूरा किया जा सके।
वो जो फंड हम अरेंज कर रहे हैं ना, मैनेज कर रहे हैं अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, उन फंड्स को हम नाम देते हैं डेफिसिट फाइनेंस का। तो इसका मतलब सादा लफ्जों में फिर ये कह सकते हैं, अगर तो सरप्लस होगा, सरप्लस को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा ताकि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। और अगर डेफिसिट में होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फंड्स मैनेज करेंगे ताकि उस डेफिशिएंसी को कवर अप किया जा सके। तो ये बजट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद अब हम आते हैं कैश बजट की तरफ। तो कैश बजट स्टूडेंट्स एस्टिमेशन है। तो बजट मैंने पहले ही बता दिया, एस्टिमेशन है किसका, कैश रिसीट्स का, कैश पेमेंट का फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं ना कैश रिसीट्स का, जो बिजनेस में कैश आ रहा है और बिजनेस में से जो कैश जा रहा है पेमेंट्स का, इस एस्टिमेशन को हम नाम देते हैं कैश बजट का। तो जैसे हमने बजट में पढ़ा एस्टिमेशन है, वैसे ही कैश बजट भी कैश रिसीट्स का और कैश पेमेंट्स का, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान होंगी, उनका एस्टिमेशन है। अगर तो हमारी रिसीट्स ज्यादा हैं, बजट सरप्लस होगा। अगर तो पेमेंट्स ज्यादा हैं, बजट डेफिसिट होगा। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक स्टेट पैसे इन्वेस्ट करती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मद्देनजर रखा जाए, तो जो हमारे पास सरप्लस में आ रही हैं रिसीट्स, हमारे पास भी रहेंगी, बर्डन होगा, देखभाल करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि उनके चोरी होने का अंदेशा हर वक्त मौजूद रहता है। और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वैल्यू भी कम होती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि वैल्यू भी कम ना हो, पैसों की देखभाल भी ना करनी पड़े, लगा देते हैं किसी प्रोजेक्ट में, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा, पैसे भी महफूज हो जाएंगे और उनकी वैल्यू भी रिड्यूस नहीं होगी। और अगर डेफिसिट है तो जाहिर बात है फिर हमें बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, नए शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे ताकि उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं ना, एस्टिमेशंस हो रही हैं, इन एस्टिमेशंस को हम नाम देते हैं बजट का। तो अब स्टूडेंट्स कुछ मखसूस टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीख लेते हैं जो हमने बजट में इस्तेमाल करनी है। कैश फ्लोज, पहले भी आपको बताया था कि कैश फ्लोज क्या है, मूवमेंट है बिजनेस में से या बिजनेस में। जो मूवमेंट है बिजनेस में से या बिजनेस में बाहर से, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं कैश फ्लोज का। दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है, इनफ्लोस और आउटफ्लोस। अगर तो मूवमेंट बाहर से स्टूडेंट्स बिजनेस की तरफ है तो देन हम मूवमेंट को नाम देते हैं कैश इनफ्लोस का। जैसे देखें, हम माल बेचते हैं, जब हम माल बेचेंगे तो माल तो जाएगा बिजनेस में से लेकिन कैश आएगा, इनफ्लोस हैं। हमने कलेक्शंस ली डेटर्स से, इनफ्लोस हैं। हमने एसेट बेचा, एसेट गया, पैसे आए, इनफ्लोस हैं। तो बताने का आपको मतलब ये है कि जब बिजनेस में पैसे आएंगे तो इन आते हुए पैसों को हम नाम देते हैं कैश इनफ्लोस का। तो आउटफ्लोज इससे बिल्कुल अपोजिट ले लें, जब बिजनेस में से पैसे जाते हैं, जाहिर बात है बाहर की तरफ ही जाएंगे। मतलब हमने सप्लायर्स को पेमेंट्स की, हमने क्या किया, कैश परचेसेस की हैं, चीजें आ रही हैं, पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लोस हैं। तो जब बिजनेस में पैसे आएंगे, मूवमेंट इनटू बिजनेस है, तो कैश इनफ्लोस हैं। अगर बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो कैश आउटफ्लोस हैं। तो इनफ्लोस सिंपली पैसे का आना है और आउटफ्लोस सिंपली पैसे का जाना है। अब हम देखते हैं सोर्सेस। हमें बजट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो हमने एस्टिमेशन करनी है अपनी रिसीट्स को, अपनी कलेक्शंस को। तो एस्टिमेट्स करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में पैसे आते कहाँ कहाँ से हैं। तो तीन स्टूडेंट सोर्सेज हो सकते हैं बिजनेस में, कैश रिसीट्स के या कैश कलेक्शंस के। सबसे पहले सोर्स को मैं यहाँ पे नाम दूंगा कैश सेल्स का, दूसरे को मैं यहाँ पे नाम दूंगा कलेक्शंस फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जो हमने कलेक्शंस लेनी होती हैं अपने रिसीवेबल्स से। रिसीवेबल्स आपको पता है उन लोगों को कहते हैं जिनको हम उधार माल सेल करते हैं। और बाकी जो हैं उनको मैं नाम दूंगा सन्ड्रीज का। सन्ड्रीज में स्टूडेंट्स
ये जहन में रखिएगा कि कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल के अलावा बाकी जितने भी होंगे सोर्सेस उनको मैं अदर का नाम दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट कैश सेल्स, हमारा जो सबसे मेन और मेजर सोर्स है वो कैश सेल्स का है। बिजनेस की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है ना वो कैश पे हो। तो ये हमारा नंबर 1 पे सोर्स है, इधर हम माल देते हैं, इधर पैसे ले लेते हैं। नंबर 2 पे कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा मेन सोर्स है वो अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन से हैं। उन लोगों को हम अकाउंट रिसीवेबल का नाम देते हैं जिनको उधार माल सेल और करते हैं। माल आज बेचा जा रहा है लेकिन पेमेंट आज नहीं देंगे बल्कि बाद में देंगे, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीनों के बाद। ऐसे तमाम लोगों को हम नाम देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल का। तो ये दूसरा हमारा मेन सोर्स है कलेक्शंस का, हमारे अकाउंट रिसीवेबल। 3 हिस्सों में हम इनको तकसीम करते हैं। पहली किस्म के अकाउंट रिसीवेबल को मैं नाम दूंगा लैग्ड 1 मंथ का। लैग्ड 1 मंथ में स्टूडेंट्स हमारे वो अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं जो हमसे माल तो आज खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट 1 महीने के बाद देंगे। मसलन ये महीना ना मार्च का, तो ये वो अकाउंट रिसीवेबल हैं जो माल तो हमसे मार्च में खरीदेंगे लेकिन कलेक्शन हमें महीने के बाद यानी अप्रैल में देंगे। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, जो माल मार्च में खरीद रहे हैं पेमेंट हमें कब दे रहे हैं, अप्रैल में। लैग्ड 1 मंथ का नाम देते हैं। लैग का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। तो लैग्ड 1 मंथ महीने के बाद। उसके बाद जो दूसरी किस्म के अकाउंट रिसीवेबल हैं उनको हम नाम देंगे लैग्ड 2 मंथ का। 1 मंथ में स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये माल हमसे आज खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट हमें महीने के बाद दे रहे थे। तो ये आज माल खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट 2 महीने के बाद देंगे। जैसे अब ये समझ लें कि माल तो हमसे मार्च में खरीदेंगे लेकिन कलेक्शन जो है ना हमें किस महीने में करेंगे, मई में। तो मार्च वाले जब अप्रैल में करेंगे तो वो 1 मंथ की कैटेगरी में चले जाएंगे। जब वो मई में पेमेंट करेंगे तो वो 2 महीने की लैग्ड 2 मंथ की कैटेगरी में चले जाएंगे। और तीसरी जो किस्म के अकाउंट रिसीवेबल हैं उनको हम नाम देंगे लैग्ड 3 मंथ का। ये स्टूडेंट्स वो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो हमें पेमेंट्स 3 महीने के बाद करते हैं। जैसे देखें मार्च वाले ने पेमेंट की अप्रैल में, 1 मंथ की कैटेगरी में चले गए। अगर मार्च वाले मई में पेमेंट करेंगे तो 2 की कैटेगरी में चले जाएंगे। और अगर मार्च वाले हमें जून में पेमेंट कर दें तो ये लैग्ड 3 मंथ की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जो अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स में 3 महीने के बाद माल खरीदने के 3 महीने के बाद कलेक्शन देते हैं उन अकाउंट रिसीवेबल को हम नाम देते हैं लैग्ड 3 मंथ का। लैग्ड 1 मंथ महीने बाद, लैग्ड 2 मंथ 2 महीनों के बाद, लैग्ड 3 मंथ 3 महीनों के बाद। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कैटेगरी हैं। 4th तक कम ही काम जाएगा क्योंकि इतने देर तक अकाउंट रिसीवेबल को हम अनकोलेक्टिबल अफोर्ड नहीं कर सकते। कास्ट इन्वॉल्व है ना, बेसिकली हमने पढ़ना पूरा चैप्टर कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम के साथ। उसके बाद सन्ड्रीज, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल के अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट सोर्सेज हैं उनको मैंने सन्ड्रीज में डाल दिया है। मसलन हमने क्या करना है, कोई एसेट सेल कर देना है, हमने कोई शेयर खरीदे हुए थे उन पे डिविडेंड कलेक्ट किया है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कोई स्टेशनरी वगैरह पड़ी हुई थी या कोई छोटा मोटा एसेट सेल कर दिया है। तो ये चूंकि ऑफ एंड ऑन वाले सोर्सेज हैं तो इस वजह से इनको मैंने सन्ड्रीज में डाल दिया। या फिर हमने क्या किया था, बिल्डिंग का कोई छोटा मोटा पोर्शन रेंट पे दे दिया था तो वहां से रेंट जनरेट हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो 4-5 मैंने गिनवाए हैं ना इनको हमने डाल दिया है सन्ड्रीज में। बेसिकली स्टूडेंट्स 2 मेजर यही हैं, सबसे पहला कैश सेल और उसके बाद दूसरा जो मेन हमारा सोर्स है दैट इज कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, और उसके बाद तीसरा जो मैंने बताया ऑफ एंड ऑन वाला है, कभी कभार वाला ही है, उसको हमने डाल दिया है सन्ड्रीज में।
इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मोड्स ऑफ कैश पेमेंट्स की तरफ। कैश पेमेंट्स किन किन वजूहात की बिना पे की जाती है या कहाँ कहाँ पे हमने कैश पे करना है, इसके लिए मैंने एक और टर्म भी लिखी हुई है, डिसबर्समेंट्स। तो स्टूडेंट्स तीन हमारे मेन जराए हैं पेमेंट्स के। सबसे पहला कैश परचेसेस। जैसे स्टूडेंट्स हम माल कैश पे बेचते हैं, हम भी तो किसी के कस्टमर्स हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है जिनके हम कस्टमर्स हैं कि हम भी उनसे माल कैश पे खरीदें। तो जो माल हमने कैश पे खरीदना है, कैश पेमेंट का नाम देना है उसको, सॉरी कैश परचेज का नाम देना है, तो ये हमारा स्टूडेंट मेन सोर्स है। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेन जरिया है ना पेमेंट का या मोड है, उसको मैं नाम दूंगा पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल। आप जानते हैं अकाउंट्स पेबल के बारे में, जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता है, उन लोगों को नाम देते हैं अकाउंट्स पेबल का। ये स्टूडेंट हमारा दूसरा मेन मोड है पेमेंट का। अकाउंट्स पेबल को स्टूडेंट्स हम तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे, लैग्ड 1 मंथ, उसके बाद लैग्ड 2 मंथ, और उसके बाद लैग्ड 3 मंथ, लैग्ड 3 मंथ। इन तीन हिस्सों में हमने स्टूडेंट्स तकसीम कर दिया है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अब मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनसे माल हम मार्च में खरीदेंगे लेकिन पेमेंट्स उनको अप्रैल में करेंगे, इन अकाउंट्स पेबल को लैग्ड 1 मंथ का नाम देंगे, महीने बाद जिनको पेमेंट करनी है। लैग्ड 2 मंथ नाम से आपको समझ जाना चाहिए, जिनको 2 महीने के बाद पेमेंट्स देनी है। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर भी दी थी कि मार्च में माल खरीदा है लेकिन पेमेंट्स करेंगे मई में, 2 मंथ की कैटेगरी में चले जाएंगे। और लैग्ड 3 मंथ जिनको हमने 3 महीने के बाद माल खरीदने के 3 महीने के बाद पेमेंट्स देनी है, लैग्ड 3 मंथ का नाम देंगे। 1 मंथ जिनको महीने बाद पेमेंट्स देनी है, 2 मंथ 2 महीने के बाद पेमेंट्स देनी है, 3 मंथ जिनको 3 महीने के बाद पेमेंट्स देनी है, लैग्ड 3 मंथ का नाम देंगे। तो ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने के बाद अब स्टूडेंट्स तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा जो स्टूडेंट्स हमारा मोड है ना पेमेंट का, उसको मैं नाम दूंगा सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। ठीक होगी बात, बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स, कि हमने कोई एसेट्स खरीद लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे सन्ड्रीज। इन चारों के अलावा स्टूडेंट्स जितने भी मोड है ना हमारे पेमेंट्स के, उनको मैं सन्ड्रीज का नाम दूंगा। लें जी, ये थे स्टूडेंट्स हमारे मोड ऑफ पेमेंट्स। लें जी, ये आपको बताने के बाद अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कैश बजट की प्रिपरेशन की तरफ। 3 हिस्सों में स्टूडेंट्स मैं ना अपनी आसानी के लिए कैश बजट की प्रिपरेशन को तकसीम करूंगा। सबसे पहले हिस्से को मैं यहाँ पे नाम दूंगा हेडिंग का। हेडिंग स्टूडेंट्स 3 लाइनों पे मुश्तमिल होगी हमारी नॉर्मली, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली लाइन पे हमने क्या करना है, नाम दर्ज करना है उस बिजनेस का जिसका हम कैश बजट तैयार करने जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी लाइन पे कैश बजट, क्योंकि कैश बजट हमने प्रिपेयर करना है तो कैश बजट का नाम देंगे। और जिन महीनों का तैयार कर रहे हैं, फर्ज कर लें जनवरी फरवरी मार्च हैं, वो महीने लिख देंगे। नॉर्मली प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स 2-3 महीनों के पूछेगा, 2 का पूछ लेगा, 3 का पूछ लेगा, बड़ी भी छलांग लगाएगा, तो जो भी महीने होंगे फॉर द मंथ ऑफ वो लिख देंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। हेडिंग 3 लाइनों पे मुश्तमिल होगी, पहली पे नाम, दूसरी पे कैश बजट, और तीसरी पे महीना या टाइम, जिस टाइम पीरियड का हम बजट बना रहे हैं। तो 2 महीनों का भी हो सकता है, 3 महीनों का भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 का होगा, रेयर केसेस होंगे कि 3 से ऊपर जाए।
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नंबर 2 पे क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 मुकम्मल करने के बाद स्पेसिमेन बना लेंगे। डिटेल्स, यहाँ पे हमने ना रिसीट्स वगैरह लिखनी है, पेमेंट्स वगैरह लिखनी है, और आगे कॉलम अमाउंट्स के आपको नज़र आ रहे होंगे, रकूम वहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश रिसीट्स एस्टिमेट करेंगे, देखेंगे कि हमारी कैश रिसीट्स कितने की हैं। दूसरा काम हमने जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपनी कैश रिसीट्स को एस्टिमेट करना है। ठीक होगी बात। कैश रिसीट्स को एस्टिमेट करने के लिए जो जो हमारी रिसीट्स होंगी वो हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके नीचे कहाँ कहाँ से स्टूडेंट पैसे आ सकते हैं, नंबर 1 पे कैश सेल हो सकती है। अब स्टूडेंट ये ज़हन में रखिएगा, जनवरी की कैश सेल जनवरी में, फरवरी की कैश सेल फरवरी में, और मार्च की कैश सेल मार्च में दर्ज कर देंगे। ठीक होगी बात। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कलेक्शंस फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट स्पेस कम है तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, एब्रीविएशन लिख रहा हूँ। जो हमें अकाउंट्स रिसीवेबल से कलेक्शंस आ रही हैं वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। ठीक होगी बात। लें जी, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, जो हमने अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन लेनी है, लैग्ड 1 मंथ। तो लैग्ड 1 मंथ में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जिन अकाउंट रिसीवेबल ने महीने के बाद कलेक्शन देनी है, यानी जिन्होंने जनवरी में कलेक्शन देनी है, लैग्ड 2 मंथ, जिन्होंने जनवरी में माल 2 महीने पहले खरीदा होगा लेकिन पेमेंट उनकी जनवरी में ड्यू होगी 2 महीने के बाद, लैग्ड 3 मंथ, जिन्होंने हमें 3 महीने बाद कलेक्शन देनी है। ठीक होगी बात। स्टूडेंट्स जनवरी में जो ड्यू होंगे ना, लैग्ड 1 मंथ वाले जनवरी में, जनवरी के कॉलम में लिख देंगे। फरवरी में जो ड्यू होंगे 2 मंथ वाले फरवरी में, और 3 मंथ वाले जो जनवरी में ड्यू होंगे वो जनवरी के कॉलम में। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लैग्ड 1 मंथ में जो फरवरी में ड्यू होंगे, लैग 2 मंथ वाले भी जो फरवरी में ड्यू होंगे, 3 मंथ वाले भी जो फरवरी में ड्यू होंगे। पेमेंट स्टूडेंट्स 3 महीने बाद करेंगे लेकिन ड्यू कब हो रहे होंगे, फरवरी में। 3 महीने बाद सेल के कलेक्शन से मिलनी है ना, लेकिन महीना कौन सा है जिस महीने मिलनी है, फरवरी। इसी तरह 2 महीने बाद पेमेंट्स हमें मिलेंगी लेकिन महीना कौन सा होगा, फरवरी का। 1 महीने बाद देखें ना, जिन्होंने जनवरी में माल खरीदा उन्होंने 1 महीने बाद देने तो फरवरी में देंगे। तो यही मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लैग्ड 1 मंथ वाले जो फरवरी में ड्यू हैं वो फरवरी के कॉलम में, लैग्ड 1 मंथ के सामने। लैग्ड 2 मंथ वाले जो 2 महीने के बाद कलेक्शन देंगे और ड्यू कब होंगे, फरवरी में, फरवरी के कॉलम में। लैग्ड 3 मंथ वाले जो फरवरी में ड्यू होंगे 3 मंथ के सामने। इसी तरह स्टूडेंट्स मार्च में जो लैग्ड 1 मंथ वाले होंगे इसके सामने, यानी ड्यू मार्च में हो रहे हैं। 2 मंथ वाले जो ड्यू मार्च में हो रहे हैं, और 3 मंथ वाले जो मार्च में ड्यू हो रहे हैं वो इसके सामने। उसके पास स्टूडेंट्स हमारा क्या सोर्स हो सकता है, रेंट हमने कोई कलेक्ट किया है। ठीक होगी बात। तो रेंट आपको पता है कि नॉर्मली मंथली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक होगी बात। तो जनवरी का जनवरी में, ठीक होगी बात। इसी तरह फरवरी का फरवरी में, और इसी तरह मार्च वाला मार्च में चला जाएगा। ठीक होगी बात। ये लें। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ सन्ड्रीज। कोई और छोटा मोटा हमारा सोर्स था कलेक्शन का तो वो इसके सामने आ जाएगा। लें जी, लें जी स्टूडेंट्स, जनवरी वाला जनवरी में, ठीक होगी बात। इसी तरह सन्ड्रीज में
जो हमें कलेक्शन हुई है फरवरी में वो फरवरी के महीने में, और इसी तरह जो मार्च में हुई हैं सैलरीज में वो मार्च के महीने में। इसके बाद स्टूडेंट्स सम कर लेंगे सबको। ये जनवरी वाला टोटल जनवरी के कॉलम में, ठीक होगी बात, यहाँ पे ये इसके बिल्कुल नीचे लाइन डाल देंगे, ये इधर भी लाइन डाल देंगे इसके नीचे, ठीक होगी बात, और यहाँ भी लाइन डाल देंगे इसके नीचे। लें जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टोटल करके तो उसको नाम दे देना है टोटल रिसीट्स का। जनवरी के स्टूडेंट्स जितनी भी रिसीट्स होंगे ये जनवरी के कॉलम में, फरवरी की जितनी भी रिसीट्स होंगी फरवरी के कॉलम में, और इसी तरह मार्च की जितनी भी रिसीट्स होंगी मार्च के कॉलम में। ये इसके नीचे लाइन डाल देंगे, यहाँ भी इसके नीचे लाइन डाल देंगे, और यहाँ इसके नीचे लाइन डाल देंगे। टोटल रिसीट्स हमारी आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो है ना मुख्तलिफ सोर्सेस, ये वाले इनको देखने की जरूरत नहीं। अब जब भी हमने लेना है टोटल को लेना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हमने एस्टिमेट कर लिया है तो ऊपर वाला जो हमारा खेल है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। ये इनके साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इंडिविजुअल जो कलेक्शंस है ना ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हमें ज़रूरत पेश आनी है टोटल की, तो हमने टोटल को लेना है। ये मैं इनको हाईलाइट्स कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इनको स्टूडेंट्स अब हमने इस्तेमाल करना है, जिन फिगर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो टोटल रिसीट्स है ना इसमें से लेस कर देंगे डिसबर्समेंट्स को। लेस डिसबर्समेंट्स या मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ कैश डिसबर्समेंट्स। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये वो पेमेंट्स हैं जो हमने की हैं और इन कैश निकालनी पड़ेंगी। डिसबर्समेंट में स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा मोड क्या होगा, कैश परचेसेस का। ठीक है जी, बता दिया था जैसे हम माल बेचते हैं वैसे माल खरीदते भी हैं। जनवरी की जनवरी में, फरवरी की फरवरी में, और मार्च की मार्च में। उसके बाद पेमेंट्स जो हमने की हैं अकाउंट्स पेएबल को, पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेएबल्स, यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट्स पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेएबल लेंगे, जो हमने अकाउंट्स पेएबल को पेमेंट्स किए हैं। अगर तो सारी की सारी कर दी है ना एक ही महीने में, दैट्स ओके, अदरवाइज फिर हमें जाना पड़ेगा लैग्स में। ये मैं ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच जाए। लैग्ड 1 मंथ, लैग्ड 2 मंथ, लैग्ड 3 मंथ। तो स्टूडेंट्स जिन अकाउंट्स पेएबल ने महीने के बाद, जिनको हमने पेमेंट्स करना है महीने के बाद, लेकिन उन्होंने ड्यू कब होना है, जनवरी में, वो इसके कॉलम में। 2 मंथ के सामने जिनको 2 महीने के बाद करनी है लेकिन जनवरी में करनी है, वो यहाँ पे। जिनको 3 महीने के बाद करनी है लेकिन उन्होंने ड्यू कब होना है, जनवरी में, वो 3 मंथ के सामने। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ भी जिनको हमने पेमेंट्स करनी है महीने के बाद लेकिन ड्यू होना है उन्होंने फरवरी में, फरवरी के कॉलम में। 2 महीने बाद करनी है लेकिन ड्यू होना है फरवरी में, फरवरी के कॉलम में। 3 महीने के बाद करनी है लेकिन ड्यू होना है मार्च में, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद महीने बाद करनी है लेकिन ड्यू मार्च में है, 1 मंथ के सामने। महीने बाद करनी है लेकिन ड्यू 2 महीने बाद करनी है, ड्यू मार्च में है, 2 मंथ के सामने। 3 महीने के बाद करनी है लेकिन ड्यू होना उन्होंने मार्च में, तो मार्च के सामने चले जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, सैलरीज और वेजेस पे की हैं, सैलरीज एंड वेजेस। तो जाहिर बात है मंथली बेसिस पे की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जनवरी की सैलरीज जनवरी में,
इसी तरह जो फरवरी की सैलरीज हैं फरवरी में, और जो मार्च की सैलरीज हैं वो यकीनी तौर पे मार्च के महीने में चली जाएंगी। और उसके बाद हमने क्या किया है, कोई एसेट्स वगैरह परचेज किए हैं। अब एसेट्स ज़ाहिर बात है हर महीने तो ना परचेज किया होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने फरवरी में ख़रीदा है तो रकम फरवरी के कॉलम में आ जाएगी। बाकी जो जनवरी है उसमें भी डॉट लगा देंगे, और जो मार्च है उसमें भी क्या करेंगे, डॉट्स लगा देंगे। और हमने क्या किया, कोई सैलरीज में पेमेंट किए या टैक्सेस पे किए हैं, पेड टू स्टेट, गवर्नमेंट को हमने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं। तो जाहिर बात है हर महीने तो नहीं ना टैक्सेस पे करते। फ़र्ज़ कर लेते हैं मार्च में पे हुए हैं, तो मार्च में जब पे होंगे तो स्टूडेंट्स जाहिर बात है फरवरी को भी हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है फिर हमें जनवरी को भी ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सैलरीज लें जी। सैलरीज में जो भी पेमेंट स्टूडेंट्स हमने की है ना जनवरी के महीने में, वो जनवरी में पुट कर देंगे, और जो फरवरी के महीने में की हैं वो फरवरी में पुट कर देंगे, और जो मार्च में की हैं वो मार्च के महीने में पुट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे डिसबर्समेंट्स को, जैसे हमने रिसीट्स को किया था। ये स्टूडेंट्स ये इनकी मैं शेप चेंज कर देता हूँ टोटल करके, तो इसके नीचे इसी तरह ये टोटल करके इसके नीचे टोटल डिसबर्समेंट्स के सामने, ठीक हो गया, और ये टोटल करके तो टोटल डिसबर्समेंट्स के सामने यहाँ पे, ठीक होगी बात। ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ठीक होगी बात। लेकिन इनके नीचे लाइन डालना नहीं भूलना यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा, जब हम टोटल कर लेंगे ना तो ये जो इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स हैं, ये जिनका मैंने शेप येलो रखा हुआ है, इनका जो ग्रीन शेप वाली ऊपर टोटल रिसीट्स है ना उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसकी मतलब शेप चेंज कर दूँ, ये कोई ताल्लुक नहीं है। अब ताल्लुक बनेगा इनका, जो टोटल डिसबर्समेंट्स है ना ये वाले जिनको मैंने ग्रीन शेप दे दी है, इनका टोटल बनेगा स्टूडेंट्स, ताल्लुक बनेगा ऊपर वालों के साथ। लें जी ये, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना कॉलम चूंकि खत्म हो गया, मैं 2 कॉलम रोज नीचे इंसर्ट कर लूँ। लें जी स्टूडेंट्स, जो इनफ्लोज का टोटल निकाला है ना उसमें से क्या करेंगे, आउटफ्लोज को माइनस कर देंगे। इनफ्लोज का ये जो टोटल है ये, इसमें से डिसबर्समेंट को माइनस करके तो जो भी फर्क आएगा ना उसको नाम दे देंगे नेट कैश फ्लोज का। यहाँ पे अगर तो स्टूडेंट्स आंसर आता है ना जमा में तो इसका मतलब है इनफ्लोज हैं, अगर तो आता है ना माइनस में तो इसका मतलब है आउटफ्लोज हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर फर्क आता है माइनस में वो इनफ्लोज को शो करेगा, और अगर फर्क आता है जमा में तो वो स्टूडेंट्स आउटफ्लोज को शो करेगा। ये बात पल्ले बांध लें, तीनों के तीनों भी आउटफ्लोज में आ सकते हैं, तीनों के तीनों इनफ्लोज में भी आ सकते हैं, और मिक्स भी आ सकते हैं। चलें ये जो दरमियान वाला ना इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि पता चले ये आउटफ्लोज हैं। तो माइनस वाले आउटफ्लोज को इंडिकेट करेंगे और प्लस वाले इनफ्लोज को इंडिकेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस को, ठीक होगी बात। सारी बात है भाई, शुरू में भी हमारे पास कैश पड़ा हुआ होगा, जो कैश पड़ा हुआ ना हमारे पास जनवरी 1 को, उसको स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे जनवरी 1 वाले में, इधर ये आ गया यहाँ पे, ठीक होगी बात। जमा करने के बाद नेट कैश फ्लोस में जो नीचे फर्क आएगा उसको नाम दे देंगे एंडिंग कैश का, एंडिंग कैश बैलेंस, ठीक हो गया।
अब ये जो स्टूडेंट्स फरवरी का एंडिंग कैश आया ना, सॉरी जनवरी का, ये फरवरी के लिए ओपनिंग कैश बनेगा। तो इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर देते हैं इधर। नेट कैश फ्लोज जो फरवरी के हैं ये वाले, इसमें जमा कर देंगे फरवरी का जो ओपनिंग कैश है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा फरवरी का एंडिंग। इस तरह स्टूडेंट्स जो फरवरी का एंडिंग आएगा ना, वो हमारे पास मार्च का क्या बनेगा, ओपनिंग, मार्च में जमा कर देंगे। मार्च का जो नेट कैश फ्लोज है उसको मार्च के ओपनिंग में जमा करके जो भी आंसर है उसको नीचे लिख के तो नाम दे देंगे एंडिंग कैश बैलेंस का। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो बजट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत और भी काम करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं आपको फिलहाल यहाँ नहीं बता रहा, वो जब हम कल प्रॉब्लम करेंगे तो उसको फिर देख लेंगे। तो आपने क्या करना है, इस बजट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। तो इंशाल्लाह कल फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई मसला है, कोई पॉइंट है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो उसको क्लियर कर लें।